सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एसएलएम की सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ, यानी मैं चैप्टर नंबर 1 to 23 तक पूरी सीरीज़ बनाऊंगी जिसमें सारे चैप्टर्स कवर होंगे, टॉपिक बाय टॉपिक, छोटी से छोटी चीज़ इसमें कवर होगी। तो आपको वीडियो पूरी देखनी होगी क्योंकि अगर कोई टॉपिक मिस हो जाता है तो वो आपकी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियोज़ में आपको लेसन प्लान सीरीज़ बना के दी है और इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट्स और जो फाइल्स बनती हैं उन पे मैंने वीडियोस बनाई हैं। वीडियोस आपको पूरे सीक्वेंस में मिल जाएगी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके। आप चैनल पे जाना, नीचे एक प्लेलिस्ट सेक्शन होगा, ठीक है, और वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाओगे तो डीएलएड फाइल्स होंगी, लेसन प्लान फाइल्स होंगी एक, और दूसरा है डीएलएड की इंपॉर्टेंट फाइल्स एंड असाइनमेंट्स, वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारी एसएलएम यानी कि स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट की सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको सारे टॉपिक्स कवर करूंगी, सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगी। तो हम यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। वैसे तो मैं सीक्वेंस में ही चल रही हूँ, कोई ऊपर नीचे नहीं कर रही, इसलिए मैं यूनिट नहीं चैप्टर्स बोलूँगी। जैसे टोटल 5 यूनिट्स हैं और 5 यूनिट्स के चैप्टर्स मिला के टोटल 23 चैप्टर्स हैं। तो आज हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 हमारा है स्कूल और लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। वीडियो लंबी होगी क्योंकि इसमें सारे टॉपिक्स कवर होंगे। इसमें शायद कोई 4 to 5 टॉपिक्स हैं, 4 टॉपिक्स हैं। एक होगा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक होगा कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, और स्कूल एज अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी इंग्लिश मीडियम से फ़र्क नहीं पड़ता, हमें टॉपिक समझने की बात है। लिखना आपको कैसे है वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हम समझेंगे नॉर्मल लैंग्वेज में, जो हमारी लैंग्वेज है उसमें ही हम समझेंगे। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश कुछ भी ऐसा नहीं है, मिक्स्ड चलेगा दोनों चीज़ें। तो अब आइए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्कूल और लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले स्कूल के बारे में तो हम जानते हैं, जहाँ हम पढ़ने आते हैं, जहाँ पे सिर्फ पढ़ने ही नहीं, हम बहुत चीज़ें नॉलेज लेने आते हैं। हम कई चीज़ों के बारे में यहाँ पे जानते हैं, हम बोलते भी हैं स्कूल एक हमारा सेकंड होम होता है। ठीक है, तो स्कूल के बारे में हमें पता है, लर्निंग का मतलब भी पता है जब हम कुछ नया सीखते हैं। ठीक है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन वर्ड क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड मीनिंग समझेंगे तब हम समझ पाएंगे कि स्कूल एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कैसे है। ठीक है, अगर थ्योरी की बात देखी जाए तो ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनिज्म वर्ड से मिला है हमें, जिसका मतलब है एक ऐसी बॉडी जिसमें कई सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में भी कई सारे पार्ट्स होते हैं और एक पार्ट दूसरे पार्ट से कनेक्टेड होता है, यानी सारे पार्ट्स आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। इसी में ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन का भी मतलब होता है कि अलग अलग लोग जब मिलके एक ऑब्जेक्टिव के लिए काम करे। मतलब जैसे कि अगर मैं स्कूल का एग्जांपल लूँ, अगर मैं बाय चांस अभी एग्जांपल ले रही हूँ स्कूल का, तो स्कूल में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, टीचिंग स्टाफ होता है, ठीक है, हमारे वर्कर्स होते हैं, हेल्पिंग वर्कर्स होते हैं, और प्रिंसिपल होता है। ये सब लोग अपना अलग काम करते हैं। जैसे साइंस टीचर है, वो आपको साइंस पढ़ाएगी। जो लेबोरेटरी संभालता है वो वहाँ पे चेक करेगा कि सारे लैब्स में चीज़ें परफेक्ट है कि नहीं। जो लाइब्रेरियन है वो चेक करेंगे सारी बुक्स हैं कि नहीं। वो काम अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स की नॉलेज। ठीक है, उन स्टूडेंट्स को डेवलप करना, ये सब उनका ऑब्जेक्टिव है। यही होता है ऑर्गेनाइजेशन। जब डिफरेंट पार्ट्स एक ही चीज़ के लिए काम करे वो ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसमें नीचे लाइन भी लिखी हुई है, ये एक फ्रेमवर्क है जहाँ टोटल वर्क यानी जितना भी काम है वो डिवाइड हो जाता है मैनेजेबल कंपोनेंट्स में। मतलब कुछ काम तुम संभालोगे, कुछ काम तुम संभालोगे, लेकिन हमारा गोल पहले से ही डिसाइडेड होता है। यानी कि हमारा गोल क्या है, स्टूडेंट्स की अचीवमेंट है, या कोई और ऑर्गेनाइजेशन है उसका कोई और ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, उसका कोई और गोल होगा, उसका कोई और ऑब्जेक्टिव होगा। अब उन गोल और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो अलग अलग लोगों को रखेंगे जो कि साथ में काम करेंगे, वो इंटरडिपेंडेंट होंगे आपस में, वो होता है ऑर्गेनाइजेशंस। अब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हमने समझा। अब कुछ डेफिनेशंस आई हैं ऑर्गेनाइजेशन की। डिफरेंट स्कॉलर्स ने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डिफाइन करा है वो हम ब्रीफ में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कूंट्ज एंड ओ डॉनेल ने कैसे डिफाइन करा है ऑर्गेनाइजेशन को। जितने भी हम 3 to 4 ये देखेंगे स्कॉलर्स जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करा है, सबका कहने का मतलब एक ही है, लेकिन सबके कहने की तरीका अलग है, तो मीनिंग सब में सेम आएगा। देखो, जैसे फर्स्ट इन्होंने बोला है ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप, एक स्ट्रक्चर और उनके बीच की रिलेशनशिप है। बाय विच एंड एंटरप्राइज की जगह कोई प्लान या प्रोजेक्ट, एक प्लान या प्रोजेक्ट वो डिसाइड करते हैं, इज बाउंड टुगेदर एंड द फ्रेमवर्क इन विच इंडिविजुअल एफर्ट इज कोऑर्डिनेटेड। किसी प्लान के थ्रू या किसी भी थ्रू एक हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं
और उसके लिए हम वर्क करते हैं, जैसे कि हमें वो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं केथ डेविस। केथ डेविस क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन मे बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब क्या पता कुछ अलग अलग लोग, ज़्यादा या छोटे, मतलब 5-6 लोग भी हो सकते हैं, 1000 to 2000 भी हो सकते हैं, मतलब कितने भी ज़्यादा जा सकते हैं, और कुछ लोग भी, ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है, तो फिर 2 to 3 पीपल तो होंगे ही होंगे। तो वो एक लीडर के अंडर काम करके एक ऑब्जेक्टिव को अटेन करते हैं, जैसे कि ऑफिसेज वगैरह में बॉस होते हैं, स्कूल में प्रिंसिपल होता है, उनके अंडर वो काम करते हैं, सब अपना अलग अलग काम करते हैं, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव और गोल एक ही होता है। लुइस ए एलन भी ऐसा ही कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिफाई एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म, कौन सा काम कौन करेगा ये हम डिसाइड करते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी देते हैं, और उनके बीच में एक रिलेशन बताते हैं लोगों को कि आप लोगों को मिलके ये काम कैसे करना है और हमें अपना ऑब्जेक्टिव को अटेन करना है। ठीक है, लुइस ए एलन की भी हमने देख ली है। अब हम देखते हैं मूनी एंड रेली की। तो ये बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा फॉर्म है, ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ कॉमन पर्पस, यानी एक ह्यूमन एसोसिएशन, यानी एक ह्यूमन मिलके ऐसा जब ग्रुप बनाए जिसमें उन्हें एक कॉमन पर्पस अटेन करना हो, यानी एक कॉमन गोल अटेन करना हो, सबका मतलब एक ही है, ऑर्गेनाइजेशन का सबका मतलब एक ही है, हम इसे कंक्लूड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो नीचे देखो, जैसे कि सबको एक गोल अटेन करना है और लोग जो है वो मिलके काम करते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स भी होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, जैसा कि मैंने स्कूल्स का एग्जांपल दिया था आपको। ये पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, अगर देखा जाए तो ये इसलिए लोग मिलके काम करते हैं ताकि हमारे नेशन की डेवलपमेंट हो। ठीक है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। ये जो मिनिस्टर्स होते हैं क्यों काम करते हैं, लोगों की डेवलपमेंट के लिए, हमारे नेशन के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। हॉस्पिटल्स का क्या गोल होता है, हॉस्पिटल का गोल होता है तो ट्रीटमेंट करना लोगों की। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी, स्कूल, ये सब जो हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एग्जाम्पल हैं। अब हम देखेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम सेलिएंट फीचर्स तो पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन सेलिएंट फीचर्स का पहले मतलब देख लेते हैं। सेलिएंट फीचर होता है मुख्य लक्ष्य, यानी मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, मतलब मेन वो क्या करना चाहिए उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में अपनी। ठीक है, तो सबसे पहला है रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनने से पहले उन्हें ये तो पता होना चाहिए कि उन्हें क्या करना है। जैसे कि स्कूल्स हैं तो स्कूल का मेन ऑब्जेक्टिव डिटरमाइंड है, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन खोल रहे हो तो उसका आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करोगे। ये थोड़ी है कि आपने ट्रीटमेंट ऑफ द पीपल करनी है, मतलब आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं लोगों को ट्रीट करूंगा, लेकिन आपने स्कूल खोल लिया, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं करती। सबसे बेसिक फीचर यही है, सेलिएंट फीचर यही है हमारा रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। हमें पता होना चाहिए कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, और जो पीपल काम कर रहे हैं उन्हें भी आपको समझाना पड़ेगा कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, इसके लिए हमें वर्क करना है। बीइंग अ लीडर आपको सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने तक उस ऑब्जेक्टिव को रखोगे, नहीं, आपको सबको बताना होगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे है क्लियर कट एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, यानी कि जितने भी मेंबर्स काम कर रहे हैं उस गोल को अचीव करने के लिए, उन सबको पता हो कि क्या उन्हें रोल है, क्या उनको भूमिका निभानी है, क्या उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। ठीक है, वो किसको जवाब देंगे जाके, जैसे कि सब टीचर्स हैं वो जाके बार बार प्रिंसिपल को तो बोलेंगे नहीं, सपोज वाइस प्रिंसिपल है, कोई हेड है, उनको जाके बोलेंगे। तो सबको ये पता हो हमारा क्या रोल है और हम किसको अकाउंटेबल हैं। ठीक है, थर्ड है फुलेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये पॉइंट आप हर एक टॉपिक में लिख सकते हो कि कोई भी रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है या मैन पावर या फिर कोई भी रिसोर्स है, उसको हमें प्रॉपरली फुली यूज करना ही करना है। ये भी हमारा एक फीचर है। कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन किसके बीच में होना चाहिए, जो मेंबर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर मेंबर्स के बीच में ही कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन नहीं होगा तो जो हमारा गोल है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। और आइसोलेशन में, यानी कि अकेले रह के कोई भी एक्टिविटी हम नहीं कंडक्ट करा सकते। अकेले एक टीचर कोई काम नहीं करा सकती। कोई ईवीएस टीचर है तो जब तक उसे पता ही नहीं है कि बच्चा बाकी सब्जेक्ट में कैसा कर रहा है, वो अकेले उन बच्चों की ग्रोथ नहीं कर पाएगी, उसे अल्टीमेटली कोलैब करना ही पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन से ही एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन वर्क करेगा। फिफ्थ है इफेक्टिव सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। जो मेंबर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन इफेक्टिव होनी चाहिए। और उनके अंदर जो 6 पॉइंट है, हाई मोराल होना चाहिए, यानी वो फुल एनर्जी से, ऑनेस्टी से, एंथुजियाज्म से, मतलब पूरा अपनी जी जान लगा के जिसको बोलते हैं उससे काम करे, ताकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाए। वरना
एज अगर हम ये करेंगे कि हमें जिम्मेदारी है, हमें करना ही करना है, हमें एग्ज़ाम देना ही देना है, ऐसे जो इंसान पढ़ता है वो मतलब कभी भी पास भी हो सकता है, लेकिन सक्सीड होना ना होना वो ज़रूरी नहीं है वो ना हो। लेकिन जो इंसान सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ेगा वो इजीली कर पाएगा। तो इसलिए हमारे अंदर हाई मोराल होना चाहिए। 7th नंबर पे डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन। ऐसा नहीं है कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन खोली, आपका इतना काम हो गया तो आप हमेशा यहीं तक लिमिटेड रहेंगे। डेवलपमेंट हमने भी पढ़ा है, हमने CDP में भी पढ़ा है और टॉपिक्स में भी पढ़ा है कि डेवलपमेंट हमारी लाइफ का पार्ट है और हम मरने तक हमारे अंदर डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ नहीं डेवलपमेंट होती है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के भी डेवलपमेंट का स्कोप होना चाहिए, जो कि 9th पॉइंट भी है फ्लेक्सिबिलिटी का, यानी चेंजेस का, चेंज होने चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजी आनी चाहिए जिसकी वजह से डेवलपमेंट हो। ठीक है, 9th पॉइंट पे आए थे, मैंने 8th अभी बीच में छुड़वाया था। 8th है हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी जो लोग काम कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग सेटिस्फाई हो। सपोज उन्हें पे स्केल कम मिल रहा है, उन्हें सैलरी कम मिल रही है, तो उनका मन नहीं करेगा करने का, या फिर उन्हें सैलरी तो अच्छी मिल रही है, जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल रही, तो वो नहीं करना चाहेंगे। तो फिर सेटिस्फैक्शन अगर उन्हें प्रॉपरली मिलेगा, वो सैलरी में भी खुश हैं, वहाँ पे कॉपरेशन देख के खुश हैं वो, और इन्वायरमेंट से खुश हैं, तो वो क्या होगा, वो सेटिस्फाई रहेंगे और वो अपना काम जो है वो और ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लास्ट पॉइंट देखते हैं, स्ट्रक्चर रिलेशनशिप अमंग मेंबर्स। मेंबर्स को पता होना चाहिए कि उन्हें क्या गोल अटेन करना है, ये हमने पहले भी पढ़ा। क्या एक दूसरे के साथ उन्हें रिलेशन बना के चलना है। ठीक है, जैसे कोई पिकनिक है 3-4 क्लास जाएंगे, एक अकेली टीचर ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती, बहुत सारे लोग होंगे जो उसके पीछे वर्क करेंगे, फीस कलेक्ट होगी, स्टूडेंट्स अरेंज होंगे, अरेंजमेंट्स किए जाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप होनी चाहिए मेंबर्स के बीच में, और ये जानेंगे जब वो टीचर्स, अगर मैं टीचर्स का एग्जांपल ना लूँ तो ऑर्गेनाइजेशन के लोग जब तक वो नहीं जानेंगे तब तक वो अटेन नहीं हो सकता। अब जैसे कि हमने देखा था, हमारे टॉपिक का नाम था स्कूल अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अंदर 2 टॉपिक्स कवर होंगे, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन का। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हमने देख लिया क्या होता है, अब हम देखेंगे इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब होता है। इंस्टीट्यूशन जो होता है ना, वो भी एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें लोग एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव होता है उनका, उन्हें काम करना है, लेकिन जो इसमें रूल्स है ना वो चेंज नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूट का मैं एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ, फैमिली। ठीक है, हमारी फैमिली में सपोज कोई रूल है कि हमारे घर में जो बच्चे होंगे उनकी शादी 20 या 25 ईयर्स में हो जाएगी, तो वो लोग चेंज नहीं करते। ठीक है, या फिर अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, जैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कोई भी एक रिलीजन है, उनको जो है अपने रिलीजन को प्रमोट करना है, अपने रिलीजन के बारे में लोगों को बताना है, तो उनका ये मोटिव चेंज नहीं होगा। उनकी अगर कोई रिलीजियस बुक है, उनके बारे में उन्हें बताना है, तो टाइम बाय टाइम वो लोगों को बताते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उनके फैसले में कोई चेंज आएगा या उसमें मॉडिफाई तो वैसे भी कुछ नहीं होगा। हाँ, टेक्नोलॉजी यूज़ हो सकती है, वो बताने का तरीका बदल सकता है, लेकिन ना वो बुक बदलेगी ना वो उनके रूल्स बदलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक और एग्जाम्पल है मैरिज। मैरिज में क्या होता है, हमें रूल्स बताए जाते हैं कि रिलेशन बताया जाता है हस्बैंड और वाइफ का, तो वो तो चेंज होगा नहीं ना, वो तो हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो यही होता है इंस्टीट्यूशंस, यानी कि पहले से ही प्रिस्क्राइब्ड रूल्स हैं हमारे इंस्टीट्यूशन में, हमारी सोसाइटी में, सॉरी इंस्टीट्यूशन में नहीं, हमारी सोसाइटी में कुछ इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं जिन्होंने अपने रूल्स बताए हुए हैं कि ये ही रूल्स हैं, ये चेंज नहीं होंगे ना, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन हो सकती है, बताने का तरीका बदल सकता है, उसे प्रैक्टिस करने का तरीका बदल सकता है, लेकिन वो प्रॉपरली चेंज नहीं होंगे, मतलब पूरी तरह से चेंज नहीं होंगे। जैसे एक है और एजुकेशन भी एक इंस्टीट्यूशन होता है जिनका मेन एम होता है स्टूडेंट्स के अंदर कुछ नॉलेज देना। तो वो नॉलेज किस तरीके से देनी है वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमारा मेन एम है हमें नॉलेज देनी है, या और ये ही हमारा काम है जो कि चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है ऑर्गेनाइजेशन का। अब मैं आपको डेफिनेशंस बता देती हूँ। 5 डेफिनेशंस हैं जो डिफरेंट स्कॉलर्स ने हमें दी हैं, उसको एक बार हम रीड कर लेते हैं। सबसे पहले है JF फिचर ने। JF फिचर क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन एक परमानेंट स्ट्रक्चर है सोशल पैटर्न्स का, यानी हम सोसाइटी में जो रहते हैं, सोसाइटी के कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम, कुछ कायदे कानून हैं जिसमें हम बंधे हुए हैं। ठीक है, और ये परमानेंट स्ट्रक्चर है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, और साथ में ये सोसाइटी की नीड्स को भी सेटिस्फाई करता है, जो लोगों की ज़रूरत है उसको, ये नीड को सेटिस्फाई करता है इंस्टीट्यूशन। अब सेकंड देखते हैं, PB हॉर्टन बोलते हैं कि जो इंस्टीट्यूशन है
ये ऑर्गेनाइज सिस्टम है, यानी कि ऑर्गेनाइज तो है ये प्रॉपर, और इसमें सोशल रिलेशनशिप मतलब हमारी क्या सोशल रिलेशनशिप है, हमारी क्या कॉमन वैल्यूज़ है, तो ये नीड ऑफ द सोसाइटी को सेटिस्फाई करता है। सबका अपना एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, आपका अलग अलग रिलीजन है तो आपका अलग इंस्टीट्यूशन होगा, आपको कोई अलग चीज़ चाहिए तो आपका अलग इंस्टीट्यूशन होगा, ठीक है। तो सबका एक अलग इंस्टीट्यूशन होता है, अलग सोसाइटी होती है जिसके नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे कि जो स्कूल है वो नीड सेटिस्फाई करेगा उनकी जिनको एजुकेशन लेनी है। ऐसे अगर किसी और को है, किसी को रिलीजियस नॉलेज लेनी है, वो स्कूल नहीं जाएगा, वो किसी और जा सकता है स्पिरिचुअल प्लेस पे, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। गिन्सबर्ग क्या बोलते हैं कि एक रिकॉग्नाइज और स्टैब्लिश यूजेज है, मतलब गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, सॉरी, मतलब गवर्निंग है, जो रूल करती है, मतलब बताती है इंडिविजुअल को और ग्रुप्स को कि आपका ये काम है या फिर ये चीज़ हमें अटेन करनी है। मैक्लेवर एंड पेज कहते हैं इंस्टीट्यूशन एक स्टैब्लिश फॉर्म है और कंडीशन है जिसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि कुछ बातें बताई गई हैं कि ये इंस्टीट्यूशन ऐसे वर्क करेगा सिंपली, ठीक है। और नॉर्थ क्या बताते हैं, नॉर्थ ये बोलते हैं कि जैसे कि रूल्स हैं, गेम है सोसाइटी का, जैसे गेम्स में रूल्स होते हैं ऐसे ही सोसाइटी के जो रूल्स हैं उसको बताता है, फॉर्मल वे से बताता है कि ऐसे हमें काम करना है, हमें पॉलिटिकल काम ऐसे होगा, सोशल काम ऐसे होगा, ये इकोनॉमिक तो ये पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक कोई भी चीज़ है वो कैसे होगी, ठीक है। तो इन सब से अगर हम कंक्लूड करें तो हमें समझ आता है एक फॉर्मल और रिटन रूल्स हैं, यानी कि रूल्स लिखे गए हैं। जैसे कि हमारा मैरिज है उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी ये सब लिखे हुए हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जो इनफॉर्मल हैं, अनरिटन है, जैसे कि वैल्यूज़ है, कुछ वैल्यूज़ हैं वो रिटर्न नहीं है, ऑनेस्टी है वो कहीं रिटर्न नहीं है कि आपको सच ही बोलना है, ठीक है। ऐसा कहीं पे नहीं लिखा, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपको ये कल्चर फॉर्म करना है तो आप वो नहीं कर सकते, या फिर दूसरे कल्चर में आप ये नहीं कर सकते, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि गुड या बैड बिहेवियर क्या है। तो कुछ चीज़ें हैं रिटर्न है, जैसे क्राइम वगैरह होता है, ये क्राइम है, ये लॉ है, ये रिटर्न है, फॉर्मल भी हैं। कुछ इनफॉर्मल और अनरिटन होते हैं जैसे कि हमारी वैल्यूज़ वगैरह, ठीक है। इन दोनों को मतलब इन्फोर्स किया गया है और इसको बोला गया है इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो हमने ये तो पढ़ लिया इंस्टीट्यूशन का मीनिंग, डेफिनेशन हमने देख लिया, हम क्या कंक्लूड करते हैं वो भी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे सेलिएंट फीचर्स इंस्टीट्यूशन के क्या होते हैं। सेलिएंट फीचर वापस मैं आपको बता देती हूँ। मुख्य यानी कि हमारे मुख्य लक्ष्य क्या है, अब हम वो देख लेते हैं। सबसे पहला है प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रूल्स, यानी कि इसमें रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। जैसे आप किसी इंस्टीट्यूशन से हैं, जैसे कि आप स्कूल में जा रहे हैं तो आपके कुछ प्रिस्क्राइब्ड रूल होंगे जो आपको फॉलो करने हैं। इसमें एग्जांपल दिया हुआ है मैरिज का कि हम मैरिज के इंस्टीट्यूशन में हैं तो हमें फॉलो करना है, क्या रोल है हस्बैंड का, क्या रोल है वाइफ का, वो हमेशा फॉर्म मतलब वो हमें फॉलो करना है कि रूल्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं। ये यूनिवर्सल है, यानी कि आप कहीं भी जाएं ये रूल सेम रहेंगे। अगर आपको कोई किसी अपनी रिलीजियस बुक के बारे में बताता है तो दुनिया के किसी भी कोने पे जाओ आप, रूल मतलब उस बुक का मीनिंग सेम ही होगा, यानी ये यूनिवर्सल है और एक हर एक सोसाइटी के लोगों को ये मानना पड़ेगा, मतलब जो भी उस इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं उन लोगों को, ठीक है। सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड, ये इसलिए बनाए गए हैं इंस्टीट्यूशन की ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करे। जैसे कि फैमिली भी एक इंस्टीट्यूशन है, फैमिली का क्या रोल होता है कि वो अपनी जो बाकी के लोग हैं उनको उनकी हेल्प करेंगे या उनके साथ रहेंगे, उनको जो भी है ये रूल्स हैं उनके, तो वो सेटिस्फाई करते हैं, उन्हें खुद भी अच्छा लगता है और वो दूसरों की खुशी के लिए हमारी फैमिली होती है ठीक है। तो ये इसका मतलब है सेटिस्फेक्शन ऑफ रूल्स। अब फोर्थ है एक्ट एज अ कंट्रोलिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये बिहेवियर, लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करता है। जैसे कि हम बोलते हैं अपनी रिलीजियस बुक पढ़ो, इससे हमारा क्या होगा, माइंड कंट्रोल रहेगा। या फिर हम खून नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं है आप किसी का खून करके पूरे इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा एक इंस्टीट्यूशन है क्राइम और लॉ को लेके कि ये चीज़ सही है वो चीज़ गलत है, तो ये हमें कंट्रोल में रखता है। वरना ऐसे तो यही होगा ना, वर्ल्ड वॉर ही चलती रहेगी, शायद कोई बचे भी ना। तो इसलिए रूल्स हैं, यहाँ पे कुछ ऑर्डर हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा एक्ट एज अ कंट्रोलिंग मैकेनिज्म। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट है रिलेटिवली परमानेंट, यानी इंस्टीट्यूशन अगर हम देखें तो परमानेंट होता है। जैसे कि कुछ रूल्स हैं ये चेंज नहीं होंगे, अगर हम देखें तो 100 में से 99.99% ये सेम ही रहेगा। चेंजेस आएंगे, चेंजेस आते हैं, बहुत सारे रूल्स आते हैं, चेंज होते हैं, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है उनमें, बहुत स्लो पेस है, बहुत स्लो स्पीड है। जैसे कि अगर हम देखें हमें कोई रूल चेंज करवाना है, ठीक है, तो लोग केस लड़ते रह जाते हैं 100 साल, मतलब वो शायद
उनका बिल्कुल लास्ट टाइम भी आया है। कोई इंसान 20 साल की उम्र में केस लड़ रहा है तो वो 70-80 का होगा ना, जब तक सब कुछ उसकी लाइफ खत्म होने वाली होगी, टाइम आ जाएगा लास्ट, तब उसको जाके वो मतलब मिलेगा, न्याय मिलेगा। हम ऐसे देखते भी हैं। तो परमानेंट है वैसे, ये चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, इम्पॉसिबल नहीं है हाँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा नहीं वैसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, जैसे कि सोसाइटी, कास्ट, रिलीजन, ये जो हैं ये चेंज ही नहीं होते। अब हमने इतना देख लिया। अब 6 पॉइंट देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर है, यानी कि ये विजिबल नहीं है, दिखता नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला ऑनेस्टी, आपको सच बोलना है, ये हमारा रूल है। मैं आपको बोलती हूँ हमारे कल्चर में तो सब सच ही बोलते हैं, तो ये कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ये इनविजिबल है, एटर्नल है, आपको ये अंदर से आएगा। ठीक है, ये दिखाई नहीं देने वाला। 7th है कल्चरल सिंबल, जैसे कि अपने इंस्टीट्यूशन, सबके इंस्टीट्यूशन के कल्चरल सिंबल होते हैं। जैसे कि हम स्कूल जाएंगे, वहाँ की यूनिफॉर्म होगी, किसी कंट्री है उनका फ्लैग होगा। तो सब इंस्टीट्यूशन का अपना एक कल्चरल सिंबल होता है, सब रिलीजन का भी अपना एक सिंबल, एक साइन होता है। ठीक है, तो कल्चर के अपने सिंबल होते हैं। सोशल इन नेचर, ये सोशल इन नेचर होते हैं, नहीं सोसाइटी की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो 9th अगर हम पॉइंट देखें तो कंपोज ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रूल्स, यानी कि कुछ फॉर्मल रूल हैं, कुछ रिटर्न रूल्स हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था, कुछ इनफॉर्मल रूल्स हैं। जो फॉर्मल रूल है वो रिटर्न है, जैसे कि आपको किसी का खून नहीं करना, आप किसी से उसकी फ्रीडम नहीं छीन सकते, कोई भी राइट नहीं छीन सकते, ये रिटर्न है और फॉर्मल वे में है। इनफॉर्मल में है, जैसे मैं आपको बोलूँ कि हमारे में सिखाते हैं कि आपको सबसे अच्छे से बात करनी है, हमारे कल्चर में ये है कि आपको सबसे अच्छे से बात करनी है, ये कहीं लिखा नहीं है, रिटर्न नहीं है ये कहीं पे। ये नहीं है कि आपने किसी से बदतमीजी से बोला तो आपको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इनफॉर्मल वे में, अनरिटन वे में आपको सिर्फ बताया गया है, आप उसे फॉलो करें ना करें वो आपके अंदर की बात है, आपकी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, लेकिन हमें ये बताया गया है कि इनफॉर्मल और अनरिटन वे में। 10th है इंटर रिलेटेड, ये सारे इंस्टीट्यूशंस आपस में रिलेटेड होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जैसे रिलीजन, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, ये सब लोग आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो हमारे जितने भी हमारी आसपास की सराउंडिंग है, इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें होती हैं, अगर हमें लगता भी है ना ये सेग्रीगेशन में है, तो मतलब ये फिर ये अलग अलग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं। जैसे कि हमने सब्जेक्ट्स में भी पढ़ा था, जब तक हमने ये कोर्स नहीं पढ़ा था हमें तो शायद माइंड में सबके होगा कि मैथ्स अलग है, मैथ्स और हम ईवीएस कैसे पढ़ सकते हैं, इंग्लिश और ईवीएस कैसे पढ़ सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि इनडायरेक्टली हम दोनों चीज़ें समझ रहे हैं। ईवीएस अगर इंग्लिश में हम कोई पोयम पढ़ रहे हैं सन मून के बारे में, तो हम ईवीएस के बारे में बात कर रहे हैं। या फिर कोई जैसे राइमिंग पोयम होती है 1 2 3, ऐसे ऐसे कोई पोयम थी, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, उससे हम इंग्लिश भी सीख रहे हैं और मैथ भी सीख रहे हैं। ऐसे ही सारी चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो कि अब हमने देख लिया है, इतनी देर से हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इंस्टीट्यूशन क्या है। तो आप लोगों के मन में डाउट तो ज़रूर आ रहा होगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ये पूछा भी जाता है, पूछा जाता है, ये 4 to 5 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन में डिफरेंस। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, रूल्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस करता है कि ये सिस्टम होगा किसी भी चीज़ को किसी गोल को अचीव करने का, ठीक है, किसी पर्पस को अटेन करने का। लेकिन जो इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है, वो ये देखता है कि वो कैसे बनेगा, मतलब क्या क्या रोल्स होंगे। ठीक है, और वो किस पे करता है, मतलब वो रूल्स प्रॉपरली फॉलो हों। ऐसे जैसे हमें किसी का खून नहीं करना, तो ये रूल बना देगा इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन उसको फॉलो करेगा। ठीक है, उसको मैनेज करेगा। अब अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है हमारे साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक वेलबींग पे, कि हमें आगे इकोनॉमिकली हम परफेक्ट हो, मतलब आगे जाके हम अर्न कर पाएँ, हमारा माइंड ठीक से वर्क करे, हम अंदर से सेल्फ सेटिस्फाई हों। लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है सिर्फ हमारे साइकोलॉजिकल वेलबींग पे फोकस करता है कि हम ऊपर से अंदर से कैसे हैं, हमारा सोल, हमारा माइंड ठीक है कि नहीं। अब ऑर्गेनाइजेशन ये है लॉजिकल और रैशनल है कि थिंग्स कैसे होनी चाहिए। लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है वो एक वे ऑफ लिविंग बताता है कि लोग उनकी फीलिंग्स की केयर करते हुए कि ऐसे हमें वर्क करना चाहिए, ऐसे हमें ये काम करना चाहिए, ये बताता है इंस्टीट्यूशन। और ऑर्गेनाइजेशन देखें तो ये ऑर्डर है, प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है वो एक सोशल ऑर्डर है और वो टास्क ऑर्डर है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को एक टास्क दिया होता है कि ये टास्क हमें करना है। लेकिन इंस्टीट्यूशन एक सोशल ऑर्डर है, यानी सोसाइटी की नीड्स को कैटर करते हुए, उन्हें देखते हुए उसे सारा काम करना है।
ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन गिव एक्शन फ्रेमवर्क टू इंडिविजुअल, यानी वो लोगों को बताता है कि आपको ये काम करना है, ये एक फ्रेमवर्क है। लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है वो फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए लोगों की वो काम करता है। ऑर्गेनाइजेशन एक फिजिकल एंटिटी है, मतलब हमें दिखाई देती है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है वो सोल है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि अगर मैं आपको ऑनेस्टी बताऊंगी तो ये हमें कहीं दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो ये ऐसा एक प्रोसेस है जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन एक कॉग्निटिव यानी माइंड का और थ्योरीज का प्रोसेस है, और जो इंस्टीट्यूशन है वो एक्सपेरिमेंट्स का प्रोसेस है। जैसे कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमें सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए, ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है। तो ये कुछ 6 to 7 पॉइंट्स है जो डिफरेंस है, इनके बीच में बेसिक डिफरेंस है, और मेन डिफरेंसेस भी यही है ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन के बीच में। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है स्कूल है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की। एक स्कूल जो है, अगर आपसे कोई जैसे कभी कभी ना क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि स्कूल एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है या लर्निंग इंस्टीट्यूशन है, तो इस टॉपिक से आप हमेशा याद रखना कि स्कूल एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है। वो क्यों है वो हम देखते हैं। सबसे पहले स्कूल का मतलब हम लोग जानते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है पहले हम वो जानेंगे, जो कि डिफाइन भी करा गया है। 3 एजुकेशनलिस्ट ने डिफाइन करा है, जैसे कि सबसे पहले लेथवुड एंड एक्टिकन ने डिफाइन करा है अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी ऐसे ग्रुप लोगों का जो एक कॉमन पर्पस के लिए काम करते हैं। ठीक है, मॉडिफाई भी कर सकते हैं वो रूल्स, थोड़े बहुत रूल्स मॉडिफाई करके वो एक अकम्प्लिश करते हैं अपना जो भी एम है उनका, यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका कुछ एम होगा। हमने सेलिएंट फीचर में पढ़े थे कि एम होते हैं, तो उसको वो अकम्प्लिश करेंगे। सेकंड है नेविस। ठीक है, हम नेविस क्या कहते हैं, द कैपेसिटी और प्रोसेस विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन और इम्प्रूव परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस, यानी एक ऐसी कैपेसिटी है, एक ऐसा तरीका है लोगों का जिससे वो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं और एक गोल को अचीव कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। यानी कि जो फ्रेम मतलब जो लोग होंगे, स्टाफ होगा, वो ही होगा जो एक्सपीरियंस हो और वो बेटरमेंट के लिए ही काम करेंगे। ठीक है, अब पीटर क्या कहते हैं, ये जो ऐसे लोग हैं जो ट्रूली डिज़ायरेबल हों, जो लोगों की थिंकिंग को नर्चर कर पाएँ। ठीक है, और मतलब प्रॉपरली मिलजुल के काम कर पाएँ, वो होता है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरों की माइंड को, दूसरों की कैपेसिटी को बढ़ा पाएँ। तो ये तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन इसके कुछ 5 डिसिप्लिन हैं। वो 5 डिसिप्लिन हम नीचे देखते हैं क्या होता है। और ये जो है डिसिप्लिन ये सेज ने दिए थे। सबसे पहला है सिस्टमेटिक थिंकिंग। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फोकस करता है एक सिस्टम पे, मतलब वो चीज़ को पूरी तरह से देखता है, पार्ट्स में नहीं। जैसे कि अगर हमें एक स्कूल है, मैं सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ स्कूल का, वो ये देखेगा, ऐसे नहीं बोलेगा कि बच्चे मैथ्स में तेज़ हो, नहीं, वो बोलेगा कि बच्चे ओवरऑल, ठीक है, सब वे से इम्प्रूव करें। यानी कि ये होल रेदर देन पार्ट्स है, यानी वो हिस्सों में नहीं बांट के देखता और पूरा देखता है। ठीक है, पर्सनल मास्टरी ये बताता है कि जो लोग जैसे कि स्टाफ मेंबर्स हैं वो नॉलेज तभी दे पाएंगे बच्चों को जब वो खुद मास्टर होंगे उस सब्जेक्ट में। सपोज कोई एक आपको इंसान पढ़ाने आ गया, लेकिन उसे मैथ्स पढ़ाने आ गया और वो हिंदी बैकग्राउंड से और उसे मैथ्स नहीं आती, तो उसकी खुद के पर्सनल मास्टरी नहीं है, तो वो लोग हमारे या जो भी स्टूडेंट हैं या किसी और की वेलफेयर के लिए काम ही नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है मेंटल मॉडल, यानी कि द डिसिप्लिन ऑफ मेंटल मॉडल स्टार्ट विद टर्निंग द मिरर इनवर्ड्स। यानी कि मेंटल मॉडल जो हमारा माइंड है, पहले खुद का माइंड अच्छा होगा तभी हम अपने मतलब जब हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उनको मतलब प्रॉपर नॉलेज उन्हें तभी दे पाएंगे जब हम खुद अंदर से हेल्दी हो। फॉर एग्जाम्पल द मेंटल मॉडल दैट स्टूडेंट्स आर वेसल फॉर टीचर्स टू फिल कंस्ट्रेंट अवर एबिलिटी टू चेंज। अगर हम ये सोचें कि बच्चा एक खाली घड़ा है, तो ये एक बहुत बड़ी हमारी मिस्टेक है। बच्चा खाली घड़ा नहीं होता, मतलब हमारा खुद का माइंड ही ठीक नहीं है बच्चों को लेके, तो हम उनको कैसे पढ़ाएंगे अगर हमारे माइंड में ये है कि बच्चे को कुछ नहीं आता। जो हमारे सामने रियल में वो स्टूडेंट आएगा, कोई भी बच्चा आएगा, तो हमारे माइंड में यही होगा कि इसे तो कुछ नहीं आता, और हम उसी वे से उसके साथ एक्ट करेंगे, उसे एक्सप्लोर करने का, उसे खुद आंसर देने का हम चांस ही नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो थर्ड तो ये है कि मेंटल मॉडल। फिर फोर्थ है टीम लर्निंग, यानी कि कोई भी अकेला काम नहीं कर सकता, हमें थिंक टुगेदर करना है, मतलब एक साथ सोच के चलना है, टीम वर्क के साथ काम करना है, और साथ में शेयर्ड विजन होनी चाहिए, जो कि हमारा फिफ्थ मॉडल है हमारी शेयर्ड विजन। शेयर्ड विजन में देखते हैं हम क्या होता है, इसमें क्या होता है फ्यूचर के बारे में,
हमें क्या अटेन करना है, क्या हमारा गोल है, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये हम मिलके सोचेंगे। जैसे तुम्हें भी यही ऑब्जेक्टिव है, तुम्हारा भी, मेरा भी यही ऑब्जेक्टिव है, हाँ हमारा रोल अलग हो सकता है, तो हम मिलके काम करेंगे। तो इसमें दोनों टीम लर्निंग और शेयर्ड विजन जो है दोनों ही इंक्लूड होगी। ठीक है, तो अभी हमने देखा कैसे क्या वो होते हैं, एक मिनट, अभी हमने देखा कि क्या 5 डिसिप्लिन है एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के। अब स्कूल कैसे लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, हमने लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग समझ लिया जो डिफरेंट स्कॉलर्स ने दिए थे, और सर्च ने जो 5 डिसिप्लिन दिए थे वो भी हमने देख लिए। अब हम ये देखेंगे कि स्कूल कैसे एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहला इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग ऐसे होता है, ऐसी एक्टिविटीज़ जो स्कूल की इम्प्रूवमेंट के लिए काम करे, जैसे कि इंफॉर्मेशन पॉलिसी, थ्योरी, ठीक है, इसी स्कूल की डेवलपमेंट हो, उसको बोलते हैं हम इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। यानी कि स्कूल में भी ऐसी ही चीज़ें होती हैं जो बच्चे के आसपास से रिलेटेड हो और उनके डेवलपमेंट में काम करे, इसलिए एक स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, विजन एंड गोल। स्कूल में स्कूल का एक विजन होता है, एक गोल होती है, और उनके पास एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी होती है जिस पे वो वर्क करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक स्कूल लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है। कोलैबोरेशन से काम करता है, डिफरेंट इसमें फंक्शन कोऑपरेशन होती है, ठीक है, डिफरेंट फंक्शनिंग होती है जिसके साथ ये काम करता है। स्कूल्स में रिस्क और इनिशिएटिव लिया जाता है स्कूल स्टाफ के द्वारा, और ये फ्री होते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ठीक है, 5th है रिव्यू, यानी कि यहाँ पे सजेशन देने का, फीडबैक देने का। कौन कौन दे सकता है सजेशन फीडबैक, कोई भी दे सकता है, ऐसे पेरेंट्स हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, और भी कोई भी दे सकता है, कम्युनिटी का कोई मेंबर है या फिर कोई वर्कर है, कोई भी दे सकता है। इसलिए रिव्यू का हमारे पास पूरा पूरा चांस होता है, इसलिए एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है। 5th में रिकॉग्निशन एंड रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो ये एक रिकॉग्निशन होती है हमारी वैल्यू की, हमारे एफर्ट्स की बाय स्टेक होल्डर। जैसे कि हम देखते हैं हमारा स्कूल जो होता है वो रिकॉग्नाइज्ड होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी खोल के बैठ जाएगा, प्रॉपर फंक्शनिंग होती है उसकी। एक ये कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, स्टूडेंट्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल, यानी कि यहाँ पे कम्युनिकेशन होती है, जैसे कि अपनी हम जो एक आइडियाज़ हैं वो एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट टीचर्स को कह सकती है, या प्रिंसिपल जो है वो कोई सजेशन दे टीचर्स को, या टीचर्स प्रिंसिपल को सजेशन दे, या पेरेंट्स ही टीचर्स को सजेशन दे। यानी कि यहाँ पे फ्री फ्लो है आइडिया का, किसी का भी, मतलब जो जो स्कूल से जुड़े होते हैं, पेरेंट्स, टीचर्स, अदर मेंबर्स, सब आइडियाज़ के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन है यहाँ पे, यानी अपने आइडियाज़ को हम एक्सचेंज कर सकते हैं। और लास्ट जो है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप एक लीडरशिप का स्टाइल है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसको यहीं अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमने आज की वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स कवर करे हैं। यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ा, स्कूल और लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमने 4 टॉपिक्स पढ़े थे। एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इंस्टीट्यूशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन में डिफरेंस क्या होता है, स्कूल और लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है और है तो क्यों है। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्कूल मैनेजमेंट के बारे में। होप है मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर फिर भी किसी की कोई डाउट्स या क्वेरीज होती है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन हब वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।